हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर थर्ड में थर्मोडायनामिक सेकंड के अंतर्गत स्टेटमेंट ऑफ कंसेप्ट ऑफ रेसिडुअल एंट्रोपी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा, तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यानी ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम उन पदार्थों पर लागू होता है जिनका कि परम ताप यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर पूर्णतः व्यवस्थित विन्यास होता है, यानी कि उनकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है वो सिमेट्रिकल होती है। एक शुद्ध क्रिस्टल में परमाणु क्रिस्टल की जालक यानी लेटिस पर व्यवस्थित रहते हैं और किसी क्रिस्टल के एन परमाणुओं को एन प्रकार की विभिन्न जालकों में एन फैक्टोरियल प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि शुद्ध क्रिस्टल में सभी परमाणु एक समान होते हैं और उनकी व्यवस्थाएं भी समान होती हैं, अतः उनमें अंतर नहीं किया जा सकता। तो उनमें उसके स्वरूपों की संख्या W को हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं: W इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन इक्वल टू 1। तो एंट्रोपी S इक्वल टू के लॉग W इक्वल टू के लॉग 1 इक्वल टू 0, यानी कि परम शून्य ताप पर एनोट्रोपी का मान शून्य होता है। किसी भी क्रिस्टल की एंट्रोपी का मान शून्य होता है। ये जो है थर्मोडायनामिक्स का थर्ड लॉ कहलाता है। यदि हमें शुद्ध क्रिस्टल में अलग अलग प्रकार के परमाणु हैं ए और बी, और उन्हें क्रिस्टल की साइट पर क्रिस्टल जालक में व्यवस्थित करना है, तो स्वरूपों की संख्या W इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन ए एन बी के बराबर होगा, जहाँ n जो है साइट्स की संख्या है और जो कि एन ए प्लस एन बी के बराबर है, और एन ए और एन बी जो है ए और बी परमाणुओं की संख्या है। तो किसी भी क्रिस्टल की मिश्रित क्रिस्टल की एंट्रोपी, जिसे कि हम रेसिडुअल अवशिष्ट एंट्रोपी कहते हैं, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं: एस रेसिडुअल इक्वल टू के लॉग एन फैक्टोरियल अपॉन एन ए फैक्टोरियल एन बी फैक्टोरियल। अगर एन का मान बहुत अधिक है तो एक्स का हल स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, और इसके अनुसार स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन के अनुसार log n फैक्टोरियल इक्वल टू n log n माइनस n। तो इसके अनुसार इस समीकरण को जब स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन के अनुसार लिखते हैं तो हमें, और इसका log n बराबर n फैक्टोरियल इक्वल टू n log n माइनस n के हिसाब से लिखें, तो यहाँ पर ऊपर n फैक्टोरियल है तो, और यहाँ पर log है, तो log n फैक्टोरियल माइनस log n ए फैक्टोरियल माइनस log n बी फैक्टोरियल लिख सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पर तो log n फैक्टोरियल इक्वल टू n log n माइनस n, तो इसको हम लिख सकते हैं कि n log n माइनस n माइनस n ए log n ए माइनस n ए माइनस एन बी log एन बी माइनस एन बी। और इसको फिर हम इस तरीके से भी, ये ब्रैकेट हटा दें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, और उसको हम फिर वापस इसके आगे माइनस लगा दें के आगे, तो ये जो है इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब इसको हमें मोल भिन्न के रूप में लिखना है, तो कि माइनस के एन ए log एन ए प्लस एन बी log एन बी माइनस एन ए प्लस एन बी log एन। तो माइनस के एन ए log एन ए माइनस एन ए log एन प्लस एन बी log एन बी प्लस एन log एन, तो बराबर माइनस के एन ए log एन ए माइनस log एन
प्लस एन बी ब्रैकेट में log एन बी माइनस log एन ब्रैकेट क्लोज। तो माइनस के एन ए log एन ए अपॉन एन प्लस एन बी log एन बी अपॉन एन। इस तरीके से हम इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर बराबर माइनस एन के एन ए अपॉन एन log एन ए अपॉन एन प्लस एन बी अपॉन एन log एन बी अपॉन एन। तो यहाँ पर अगर एन ए की मोल भिन्न एक्स ए और बी की मोल भिन्न एक्स बी है तो एन ए इक्वल टू एक्स ए एन और एन बी इक्वल टू एक्स बी एन होगा, और उस स्थिति में हमें ये इक्वेशन प्राप्त होगी। क्योंकि किसी भी भिन्न के लघु गुणक का मान अगर ऋणात्मक होता है, अतः कोष्टक की राशि का मान ऋणात्मक होगा और कोष्टक के मतलब किसी भी भिन्न का जो लघु गुणक है उसका मान ऋणात्मक होता है। तो इस वैल्यू का मान ऋणात्मक होगा और बाहर भी जो है यहाँ पर माइनस चिन्ह है माइनस एन के, तो एंट्रोपी का कुल मान जो होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मिश्रित एंट्रोपी का मान सदैव धनात्मक होता है, जिसे कि हम रेसिडुअल एंट्रोपी के नाम से जानते हैं। तो अगर हम ये सपोज कोई भी मिश्रित क्रिस्टल शुद्ध क्रिस्टल ए और बी क्रिस्टल से बना है, तो शुद्ध क्रिस्टल ए प्लस शुद्ध क्रिस्टल बी गिव्स जो है मिक्स्ड क्रिस्टल ए बी। तो इस प्रक्रिया में एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एस मिक्स इक्वल टू एस मिश्रित क्रिस्टल माइनस प्योर ए माइनस प्योर बी के लिए एंट्रोपी, मतलब मिक्स्ड क्रिस्टल के लिए एंट्रोपी माइनस प्योर क्रिस्टल ए के लिए एंट्रोपी और प्योर क्रिस्टल बी के लिए एंट्रोपी होगा। लेकिन शुद्ध क्रिस्टलों की एंट्रोपी का मान शून्य होता है, अतः डेल्टा ये एंट्रोपी जीरो होगी और ये भी जीरो होगी। तो मिश्रित क्रिस्टल की एंट्रोपी डेल्टा एस मिक्स इक्वल टू एन के एक्स ए log एक्स बी प्लस एक्स बी log एक्स बी, और ये जो है हमेशा एक धनात्मक मात्रा होती है। अब अवशिष्ट एनोट्रोपी के उदाहरण, कई ऐसे क्रिस्टल हैं जिन पर कि ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम लागू नहीं होता, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का क्रिस्टल, नाइट्रिक ऑक्साइड क्रिस्टल, क्रिस्टलाइन बर्फ, डाई हाइड्रोजन आदि। ये पदार्थ जो है रासायनिक दृष्टि से शुद्ध है, लेकिन परम शून्य ताप पर इनकी एंट्रोपी का मान जो है वो शून्य नहीं होता, क्योंकि ये पूर्णतः व्यवस्थित विन्यास को पूरा नहीं करता। और जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड में सही व्यवस्था यह है कि सभी कार्बन एक ही दिशा में होते हैं और सभी ऑक्सीजन दूसरी दिशा में होते हैं। तो यहाँ पर वास्तविक क्रिस्टल में अणु के दोनों सिरे अनियमित रूप से रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, और क्रिस्टल इस प्रकार से व्यवहार करता है कि जैसे कि दो अलग प्रकार के अणु CO और OC से मिलकर बना है। इसका मतलब ये है कि CO क्रिस्टल की अवशिष्ट एनोट्रोपी होती है, जिसकी गणना समीकरण जो ऊपर है, ये जो इक्वेशन है, इससे हम कर सकते हैं। अगर उन क्रिस्टलों की संख्या ज्ञात हो जाए जो इस प्रकार अलग विन्यास, उन अणुओं की संख्या ज्ञात हो जाए कि कितने अणु जो है अलग विन्यास रखते हैं, तो समीकरण को हम से इनकी अवशिष्ट एंट्रोपी को ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार एनओ के क्रिस्टलों में भी किनारों पर अणुओं की अव्यवस्था हो जाती है, अतः दो प्रकार के विन्यास NO व ON होते हैं। तो बर्फ में भी परम ताप पर एंट्रोपी का मान धनात्मक आता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि क्रिस्टलों में अणुओं की थोड़ी सी भी अव्यवस्था होने पर ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम का पालन नहीं होता। अब है एब्सोल्यूट एनोट्रोपी का ऊष्माधारिता के आंकड़ों से
निर्धारण, इवोल्यूशन ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपी फ्रॉम हीट कैपेसिटी डाटा। तो किसी भी पदार्थ की अगर हमें एंट्रोपी ज्ञात करनी है तो परम शून्य ताप से उस ताप तक जिस पर कि एनोट्रोपी ज्ञात करनी हो, पदार्थ की जितनी भी भौतिक अवस्थाएं हैं उनकी ऊष्माधारिताओं को सही सही ज्ञात करना होगा, और उसके बाद वह उन अवस्थाओं के लिए सही सही संक्रमण ताप एवं संक्रमण ऊष्माएं ज्ञात करते हैं, और उन सब के मानों को उपयुक्त सूत्र में रखकर एंट्रोपी के मान को ज्ञात किया जाता है। और यहाँ पर हम ऊष्माधारिताओं के मान काफ़ी कम ताप टी डैश पर ज्ञात किया जाता है, और इसका मान लगभग 10 से 15 कैलोरी के मध्य होता है। इतने कम ताप पर दो बातें होती हैं कि सीपी और सीबी में कोई अंतर नहीं होता, और डी बाई के टी घन यानी टी क्यूब्ड नियम का पालन होगा, जिसके अनुसार सी वी इक्वल टू ए की पावर टी ए इंटू टी की पावर क्यू है। और यहाँ जो है ए एक कॉन्स्टेंट है जो कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, जिसे ज्ञात करने के लिए टी डैश ताप की ऊष्माधारिता का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है हम कह रहे हैं कि इतने कम ताप पर ऊष्माधारिता को ज्ञात किया जाता है कि इन सीपी और सीबी में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर ये सी वी इक्वल टू सी पी के बराबर होगा। तो ए इक्वल टू सी पी एट कॉन्स्टेंट टी अपॉन टी डैश क्यूब, ये टी डैश क्यूब है जो नीचे आ जाएगा। तो 0 केल्विन ताप से टी डैश ताप तक के अंतराल में जो है सी पी अपॉन टी का मान टी बाई नियम से ज्ञात कर लिया जाता है, और टी डैश से अधिक ताप के लिए जो है इसका समाकलन किया जाता है। तो एस टी इक्वल टू इंटीग्रेशन बिटवीन टी डैश टू टी, तो सी पी अपॉन टी डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन बिटवीन टी डैश टू टी सी पी डी लॉग टी इक्वल टू 2.303 इंटीग्रेशन बिटवीन टी डैश टू टी सी पी डी लॉग टी। तो ये जो है इक्वेशन है, इसको ज्ञात करने के लिए ग्राफ की सहायता लेते हैं। यदि सी पी अपॉन टी को जो है टी के विरुद्ध आलेखित किया जाए तो हमें इस तरह का ग्राफ मिलता है, जबकि सी पी को लॉग टी के विरुद्ध आलेखित करें तो हमें इस तरह का ग्राफ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर और जो ये जो इनका जो एरिया है तो उसकी जो है एक्स ए और एक्स बी की आकृति वाले वक्र प्राप्त होते हैं, और इन वक्रों का कुल क्षेत्रफल इनके समाकलन के मान के बराबर होता है। अब है एंट्रोपी की भौतिक सार्थकता। तंत्र की व्यवस्था के माप के रूप में एंट्रोपी एज ए मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम, यानी कि जितने भी प्राकृतिक या स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होते हैं उनके मध्य में एंट्रोपी के मान में वृद्धि होती है। यदि हम किसी भी प्राकृतिक या स्वतः प्रक्रम का अध्ययन करें तो पाते हैं कि प्रत्येक प्रक्रम में अव्यवस्था या अस्त व्यवस्था यानी डिसऑर्डरनेस में वृद्धि होती है। और इसे स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि हम किसी छड़ के एक सिरे को गर्म करें तो ठंडे सिरे की ओर ऊष्मा का प्रवाह होता है। तो हम देखते हैं कि प्रारंभ में सारे कण जो है व्यवस्थित अवस्था में है छड़ में, लेकिन जैसे ही ऊष्मा का प्रवाह होता है ऊर्जा पाकर मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने लगेंगे और तंत्र में ऊर्जा का समान वितरण की प्रवृत्ति बनेगी, जिससे अणुओं की व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। इसी तरीके से दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अथवा दो गैसों को मिलाते हैं तो प्रारंभ में ये दोनों
जो तंत्र है, इसके कण किसी एक निश्चित व्यवस्था में होंगे, ये या तो इस तरह से होंगे या इस तरह, लेकिन दोनों को मिश्रित कर दें तो इन एक दूसरे में ये विस्तृत हो जाएंगे और संयुक्त तंत्र की अव्यवस्था बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन ठोस से द्रव या द्रव से वाष्प में होने पर भी तंत्र की एंट्रोपी का मान बढ़ जाता है। जैसे कि ठोसों में कण इस तरह से व्यवस्थित रहते हैं, परंतु जब ये द्रव में परिवर्तित होगा तो अणु काफ़ी दूर दूर आ जाएंगे और वाष्प में परिवर्तन होने पर बहुत ही ज़्यादा दूर दूर हो जाएंगी, यानी एंट्रोपी का मान बढ़ता है। इसे भी अव्यवस्था के आधार पर हम देखते हैं कि ठोस में एकदम व्यवस्थित है, फिर द्रव में थोड़े से कण गति एक जो है पाकर गति करने लगते हैं और दूर होकर तंत्र में अव्यवस्थित हो जाते हैं। जब इस तंत्र को और ऊष्मा प्रदान की जाती है तो कण और ऊर्जा पाकर तेज गति करके वाष्प अवस्था में आ जाते हैं और उनकी अव्यवस्था में और भी अधिक वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार से जब ठोसों का विलयन बनाते हैं तो यहाँ पर ठोस अवस्था में कण एक पूरी तरह से व्यवस्थित होते हैं, लेकिन जैसे ही पदार्थ का विलयन बनता है पदार्थ के कण विलायक अणुओं द्वारा घेर लिए जाते हैं और तंत्र की अव्यवस्था में वृद्धि हो जाती है। अतः कहा जा सकता है कि किसी भी तंत्र की एंट्रोपी उसकी अव्यवस्था का माप होती है। तो यहाँ पर एंट्रोपी एज ए मेजरमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी, समस्त जो है स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस में कणों की अव्यवस्था में अर्थात तंत्र की एंट्रोपी में वृद्धि होती है। यदि इस बात पर थोड़ा गौर करें तो पाएंगे कि किसी भी सतह प्रक्रम में तंत्र कम प्रायिक अवस्था से अधिक प्रायिक अवस्था प्राप्त करता है और किसी भी तंत्र के एंट्रोपी ऊष्मागति की प्रायिकता का फलन होती है और इसमें निम्न संबंध होता है S=K log W। तो अतः कहा जा सकता है कि किसी भी तंत्र की एंट्रोपी उसकी ऊष्मागति की प्रायिकता का माप होती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस में एंट्रोपी की क्या सिग्निफिकेंस है और किस तरीके से जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उससे हम डिसाइड करते हैं कि ताप बढ़ाने पर एंट्रोपी के मान में किस तरह का परिवर्तन होता है, इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।